दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पोषक पदार्थ के बारे में। पोषक पदार्थ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आज पोषक पदार्थ चैप्टर पढ़ने के बाद आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे पूरे टॉपिक को। तो दोस्तों बिल्कुल प्रिपेयर होकर अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो पोषक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। मीन्स जो जीवों में विभिन्न प्रकार के काम को संचालित करने में और उसके संपादन के लिए जरूरी होते हैं, वही न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। लाइक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? टिश्यू तथा सेल का निर्माण और उनकी मरम्मत करने का काम कौन करते हैं? न्यूट्रिएंट्स करते हैं। तो टिश्यू और सेल का निर्माण करते हैं और उनकी अगर टूट फूट हो जाती है तो उनकी मरम्मत भी करते हैं। उपयोगिता के आधार पर ये जो पोषक पदार्थ हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ऊर्जा उत्पादक, मीन्स एनर्जी गिविंग होंगे, हमको एनर्जी देंगे। तो वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऊर्जा उत्पादक कहलाते हैं। जैसे आपकी फैट हो गई और कार्बोहाइड्रेट हो गया। दूसरा है वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ। कौन होता है? आपका प्रोटीन होता है, तो पता ही है प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग ऑफ बॉडी कहा जाता है। वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का काम करते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, तो ये वृद्धि और निर्माण में सहायक होंगे आपके। उपापचयी नियंत्रक में वे पोषक पदार्थ जो शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिन हो गए और खनिज एवं लवण हो गए, लवण एवं जल मिनरल्स। तो ये हो गया आपके उपापचयी नियंत्रक। अनुवांशिकी पदार्थ, वे पोषक पदार्थ जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, वो आपके जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, इसमें डीएनए आरएनए भी होंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखते हैं मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो ये हो गए हमारे न्यूट्रिएंट्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स और वाटर। तो मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसके अलावा विटामिन और न्यूक्लिक एसिड, मिनरल और वाटर भी हैं। तो एक एक के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 तत्व इसमें पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में होते हैं? ये रेशियो बहुत पूछा जाता है। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? 1:2:1, 1:2:1 मीन्स कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा। के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का 50 से 70% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों के द्वारा की जाती है। ठीक है, जितनी जरूरत होती है हमारे बॉडी को एनर्जी की, उसका 50 से 70% जो है क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है एनर्जी। मीन्स कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या क्या हो सकते हैं? मोनोसैकेराइड हो सकते हैं, डाइसैकेराइड हो सकते हैं या फिर पॉलीसैकेराइड हो सकते हैं। मोनो मीन्स एक सैकेराइड का बना हो सकता है, डाई का मतलब 2 सैकेराइड का बना हो सकता है, पॉली का मतलब 2 से ज़्यादा सैकेराइड का बना भी हो सकता है। तो देखते हैं, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है, जैसे आपके ग्लूकोज हो गए, गैलेक्टोज हो गए, मैनोज हो गए, ट्राइओज हो गए, ये क्या है? ये मोनोसैकेराइड के फॉर्म है। दूसरा है डाइसैकेराइड। समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं के संयोजन से एक डाइसैकेराइड बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड में क्या है? पॉलीसैकेराइड के कई अणुओं को मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल एवं सेल्यूलोज में पाया जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। तो इनमें भी पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख काम क्या क्या हैं, ये और क्या काम करता है। ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करता है। शरीर में भोजन संचय की तरह काम करता है। विटामिन सी का निर्माण करने का काम होता है इसका। न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है। ये जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है, क्या क्या स्रोत हैं उसके? तो ये आपको गेहूं से मिलता है। लाइक आप जो गेहूं के आटे की रोटियां बनती हैं, तो रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है।
चावल में कार्बोहाइड्रेट, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम, इन सब चीज़ों में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो ये आपके इसके सोर्स हो गए। अब देखते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था? जे बर्जीलियस ने किया था। ये साइंटिस्ट का नाम हो गया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं प्रोटीन्स। और 1 ग्राम प्रोटीन के लिए कितनी कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से। तो ये आप याद रखेंगे। और पीछे हम बताना भूल गए आपको, कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। तो ये आप याद रखिएगा। और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और इसका यूज किस में आती है? शारीरिक वृद्धि करता है, शरीर की मरम्मत करता है प्रोटीन, और जैविक क्रियाओं का संचालन करता है। ऊर्जा उत्पादन, शरीर की मरम्मत। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है और यह 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन प्रोटीन में जरूर ही पाया जाएगा। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण जो मनुष्य का शरीर वो खुद कर लेता है, और 10 जो है भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसमें से 10 प्रोटीन का संश्लेषण बॉडी खुद करती है, ह्यूमन बॉडी। बाकी 10 जो है भोजन से प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं प्रोटीन। सरल प्रोटीन होती है, एक संयुक्त प्रोटीन, एक व्युत्पन्न प्रोटीन। वे प्रोटीन्स जो केवल अमीनो अम्लों के लिए बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं। लाइक एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, हिस्टोन, ये प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, सरल प्रोटीन्स होते हैं, और ये अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। दूसरा देख लेते हैं, वे प्रोटीन जिनके अमीनो अम्ल के साथ कुछ अन्य पदार्थों के अणु के साथ समूह में जुड़े रहते हैं, जैसे कंपाउंड प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण है क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि। व्युत्पन्न प्रोटीन वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन की जलीय अपघटन से बनते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं, लाइक प्रोटीन्स और पेप्टोन। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये आपका सरल प्रोटीन का है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है? अमीन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये COH। अब इसके स्रोत देख लेते हैं, ये किस किस चीज़ में होता है प्रोटीन। तो सोयाबीन में तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, आपको पता होगा। दूध में पाया जाता है, मसूर, चना, मूंग, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का, इन सभी चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है। मांसाहारी स्रोत क्या क्या है इसके? मांस में पाया जाएगा, अंडे, मछली में पाया जाएगा, अंडे में और यकृत में क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं? ये सेल, प्रोटोप्लाज्म एवं टिश्यू के निर्माण में भाग लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर शरीर को ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की सेल के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। आनुवंशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। ये संवहन यानी कि कंडक्शन में भी सहायक होते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोकर एवं मैरास्मस नामक रोग हो जाता है। कैसा रोग? क्वार्सियोकर एवं मैरास्मस नामक रोग हो जाता है। क्वार्सियोकर में क्या हो जाएगा? पेट निकल आता है बच्चे का। लेकिन मैरास्मस क्या हो जाता है? उसकी पसलियाँ दिखने लगती हैं, शरीर एकदम सूख सा जाता है इसकी कमी से। तो ये 2 रोग होते हैं मेनली प्रोटीन की कमी से। क्वार्सियोकर में क्या है? इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला हो जाता है और पेट बाहर की ओर निकल आता है, जैसे कि हमने आपको बताया। मैरास्मस में क्या होता है? इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। शरीर में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है कीटोन। प्रोटीन की अधिकता से होने वाले रोग, एक कमी होगी तो ये 2 रोग होंगे, और अधिकता हो जाएगी तो भी रोग होंगे। अत्यधिक प्रोटीन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे स्ट्रोक और कैंसर हो सकता है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ने से कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम हो जाता है, जिससे शरीर को फाइबर कम मिलता है। मीन्स प्रोटीन अगर बढ़ जाएगा तो आप कार्बोहाइड्रेट अपने आप ही कम लेना शुरू कर दोगे। अब देखते हैं आवश्यक प्रोटीन क्या क्या होते हैं। 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग वाले लड़के जिनका वजन 57 किलोग्राम है, उनके लिए प्रतिदिन 78 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए उनको। इसी तरह समान आयु वर्ग वाली लड़कियों के लिए 50 किलोग्राम है, उनके लिए प्रतिदिन 63 ग्राम प्रोटीन का सेवन जरूरी है। गर्भवती महिलाओं के लिए कितना लेना चाहिए? 63 ग्राम
जबकि स्तनपान गर्भवती जो फीमेल्स क्या हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनको 63 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जबकि स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 6 माह तक प्रतिदिन 75 ग्राम प्रोटीन का सेवन आवश्यक होता है, क्योंकि वो बच्चों को दूध पिलाती हैं। अब देख लेते हैं फैट के बारे में। तो फैट यानी कि वसा या फिर आप चिकनाई भी कह सकते हैं, शरीर को क्रियाशील बनाने में सहयोग करती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है, किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। सामान्यतः हमारे शरीर में वसा लिपिड के रूप में मिलती है। तो शरीर हमें हमारे वसा किस रूप में मिलती है? लिपिड के फॉर्म में पाई जाती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होती है, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हों तो उन्हें तेल कहते हैं। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति में को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये पॉइंट्स हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे और इसकी नोट्स जरूर बना लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। वसा के स्रोत क्या क्या हैं? तो ये आपको मिलता है मक्खन, घी, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, मांस और तेल आदि से। वसा के प्रकार क्या क्या हैं? एक तो होती है संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैट, और एक होती है ट्रांस फैट। तो अब देख लेते हैं सैचुरेटेड फैट के को। तो संतृप्त वसा में देखते हैं, संतृप्त वसा रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। इस प्रकार की वसा का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए, जैसे मक्खन हो गया, पनीर, मांस, घी, डालडा आदि। असंतृप्त मीन्स अनसैचुरेटेड फैट। असंतृप्त वसा वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यह हमारे दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखता है और हमारे शरीर से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को हटाने में सहायता करता है, जैसे आपका मूंगफली का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, काजू और बादाम। ट्रांस फैट, तो ट्रांस फैट क्या है? इन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, मीन्स जो हमारे शरीर के लिए खराब कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है। जब फास्ट फूड खाओगे आप, पिज़्ज़ा, कुरकुरे, इन सब में क्या होता है? ट्रांस फैट होती है, जिससे कि तेल की मात्रा कह सकते हैं डायरेक्टली ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, और कोलेस्ट्रॉल की जब खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल वो घट जाएगा, जिससे हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा रहती है। और ये पाया जाता है फास्ट फूड में, पिज़्ज़ा और कुरकुरे वगैरह में। तो इसलिए पिज़्ज़ा कुरकुरे कम खाना चाहिए हम लोगों को। अब इसके कार्य देख लेते हैं क्या क्या है। वसा आमतौर पर शरीर में ऊर्जा का संग्रहित स्रोत होता है जो त्वचा के नीचे जमा रहता है। वसा विशेष रूप से मानव शरीर में एक सुरक्षात्मक परत का कार्य करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। वसा शरीर के अंगों को बाहरी आघात से भी बचाते हैं, बाहरी चोट से बचाते हैं। वसा शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है, मीन्स हमारे शरीर को गर्म बनाए रखता है। वसा स्वस्थ कोशिका कार्य को बढ़ावा देते हैं। ऊंट के कोबड़ में भी वसा पाया जाता है। अब देख लेते हैं मिनरल्स को। विटामिन को दोस्तों हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हम विटामिन को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो अब देखते हैं मिनरल्स के बारे में। खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं। मानव शरीर में लगभग कितने खनिज तत्व हैं? 29 खनिज तत्व की आवश्यकता होती है। इनकी आवश्यकता शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए होती है, जैसे कैल्शियम एक है। तो कैल्शियम क्या है? हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए जरूरी होता है। दूध, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है कैल्शियम। इसकी कमी से शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें हड्डियों में दर्द होता है और वह कमजोर हो जाती हैं। मीन्स ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डी में क्या होते हैं, हड्डी से बीच बीच से वो टूटना शुरू कर देती है, जिससे क्या पोर बन जाते हैं। तो उसी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। मीन्स छिद्र की तरीके से आपको दिखने लगेगा कि छेद हो गया हड्डी में जहाँ तहाँ, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिससे हड्डी में दर्द होगा और वह कमजोर हो जाएंगी। अब देखते हैं फास्फोरस। यह हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। यह तंत्रिका तंत्र को सही से कार्य करने के सहायक होता है। यह चावल, मूंगफली, सोयाबीन एवं पनीर आदि से प्राप्त होता है। अगला है आयरन। यह रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। यह हम लोगों को पता है कि हमारे जो ब्लड में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है मुख्य रूप से। यह रक्त के निर्माण में सहायक होता है। यह मिलता किस किस चीज़ से? हरी सब्जियों, अमरूद, अंगूर आदि में पाया जाता है। इसके अलावा गुड़ में, पालक में भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि
आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताओगे एनीमिया नामक रोग होता है। अब देख लेते हैं आयोडीन। तो यह थायराइड ग्रंथि को सही से कार्य करने में सहायक होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो पूछा जाता है तो घेंघा रोग हो जाता है, ग्वाइटर, जिसको इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं। इसके स्रोत समुद्री भोजन, दूध, अंडा और मांस आदि हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ऐसी ही वीडियो लगातार मिलती रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।